बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाब सर। घर में हरमीत काफ़ी रिमोट लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि आजकल बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं सर्दियों की वजह से, और फिर उसके बाद अब सियासत में आप देखें तो वीकेंड तो पूरा आपका पॉलिटिकल वीकेंड था। एक पॉलिटिकल बिरयानी पुलाव जो है वो आपके घर में भी बना होगा। हर कोई बात कर रहा है सियासत पर, लेकिन घर में बच्चे बड़े परेशान है कि एक तो हमें छुट्टियाँ, हमने टीवी देखनी है, लेकिन अब्बा जनाब सिर्फ पॉलिटिक्स लगा के रखते हैं कि अब हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। लेकिन जो खबरें हमें मौसूल होती रहती है ना, अब देखिए इलेक्शन की तैयारियां कितनी ज़बरदस्त है। गाड़ी जाती है, उसके ऊपर पीछे एक अच्छा सा बैनर और फ्लेयर लगा होता है, कोई झंडा लगा के घूम रहा होता है, आपको गली कूचों पे बैनर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हल्के के अंदर जो तैयारियां की जा रही है ना, उसकी खबरें भी हमें मौसूल हो रही है। धांधली क्या ही इलेक्शन डे पर होनी है, उससे पहले भी वोट की खरीदो फरोख्त जो है वो तेज़ी से जारी है। अब कितने में किसका वोट कितने का किसको बिकेगा, खैर इस पर तो हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन आपको पता है कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट और हमारी टीम जो पब्लिक न्यूज़ की है, अब आपको पता है कि इलेक्शन ट्रांसमिशन हम भी करने जा रहे हैं, जिसको हमने कहना है फैसला पब्लिक का। तो ये पब्लिक के फैसले के लिए हमारी पूरी थॉरो टीम, हमारे एंकर्स जो हैं वो मौजूद होंगे फील्ड में, वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करते रहेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर, उनके मुख्तलिफ एक्शंस पर, और आम आवाम का जो बेसिकली फ़ैसला है वो क्या रिव्यू रखती है, किस जमात को वोट कास्ट किया जाएगा, इस सारी चीज़ पर हमारी गहरी नज़र होगी। तो इस वक्त भी जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो मुख्तलिफ सिटीज़ में मौजूद होंगे। लाहौर से हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन करेंगे जिनका नाम है फसीउल्लाह। मुनीर साकी हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, और जमशेद खान इस्लामाबाद से मौजूद होंगे हमारे साथ। तो पहले हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, फसीउल्लाह के पास चलते हैं जो कि लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे, और इसके साथ से जमशेद खान जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो पहले आपको लाहौर लेके चलते हैं। ये लाहौर में इस वक्त आप क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? अगर मैं अपनी बात करूँ हरमीत, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि घरों की क्या सिचुएशन है, और बाहर भी आप जाएंगे तो हर जगह आपको अच्छी खासी तैयारियां जो है वो आपकी बात दुरुस्त है। बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आती हैं माजी के इलेक्शन से, और आपके जो इलेक्शन है, जो सूरत हाल हमारे सामने। और आपने दुरुस्त बात की कि पहले टीवी पर लड़ाइयाँ होती थी, अब टीवी पर आपको पता है कि नौजवान की सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं घर के, उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। तो टीवी का जो रिमोट है, उनको पता है कि जिसने किस पार्टी को सपोर्ट करना है तो वो टीवी की तरफ आ जाता है। और फिर चैनल की तकसीम को भी हम देखते हैं कि हाँ शायद यहाँ से जो हम जिसको सपोर्ट करें शायद वहां से कोई अच्छी खबरें मिले। लेकिन सोशल मीडिया वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पता है कि वहां पे फिर आपको वो तमाम तर चीजें जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं वहां से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मवाद मिलना शुरू हो जाते हैं। सो ये बात आपकी ठीक है कि नौजवान इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी फोकस हमें नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों को कायल करना, हम ये पहली बार बारहा मुख्तलिफ पार्टी की जमातों के रहनुमा से पूछते रहे कि आपके पास क्या ऐसी चीज, ऐसा बयानिया है कि नौजवानों को आप कायल करें। अनफॉर्चुनेटली हमने सियासतदानों को देखा, जितने बड़े बड़े जलसे हुए वो कोई ऐसा लायामल सामने नहीं रखे, चाहे वो हेल्थ के एजुकेशन के हवाले से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, एआई के हवाले से, दीगर दुनिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी पर दोनों जमातें तनकीद करती नजर आई, जो हमें वो पार्टी इलेक्शन में नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा बयानिया जो है बिल्ड करने में तमाम सियासी जमातें। और हरमीत आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, घर के साथ साथ सोशल मीडिया पे जो एक बहुत चाल आया हुआ है ना, वर्चुअल जलसा जो है, नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी काफी हैपनिंग है। खैर उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी फसीउल्लाह के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो लाहौर में कहाँ मौजूद हैं और क्या गहमा गहमी वो अपने राइट लेफ्ट देख रहे हैं। तो फसी, आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं, गुड मॉर्निंग। पॉसिबल है कि आपकी सुबह जो है वो भी ऐसे ही हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा सियासी। तो ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं अपने राइट लेफ्ट? बिल्कुल, जैसे सबको ही मालूम है कि अब 4 रोज़ बाकी रह गए और आज से चौथे रोज़ जो है वो आम इंतखाबात 2024 होने जा रहे हैं। सियासी गहमा गहमी अपने रूज पर ही देखी जा रही है। इस वक्त मैं हल्का NA 121 पे मौजूद हूँ, जहाँ पर जो MNA के उम्मीदवार है वो शेख रुल असगर है, जबकि जो MPA के उम्मीदवार है वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो जो PTI की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार है वो वसीम कादिर है, जो कि मुकाबला करेंगे। और शहर लाहौर की बात की जाए तो बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, और ख़ुसूसी तौर पर NA 127 जहाँ से पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और उनका मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ के साथ होने जा रहा है। और ये काफ़ी जो है वो लाहौर का हाईलाइटेड मुकाबला है। इसके अलावा अगर दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो वो NA 130 का मुकाबला है, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और उनके मद्दे मुकाबले
आज़ाद उम्मीदवार लैपटॉप के निशान से यास्मीन राशिद उनका मुकाबला करेंगे। ये भी खासा जो है वो टफ मुकाबला देखने में आएगा। इसके अलावा जो अगर तीसरे मुकाबले की बात की जाए तो लाहौर में NA 122 का हल्का जो हमारे इस हल्के में मौजूद हूँ, इसके साथ वाला हल्का कंसिडर होता है और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा रफ़ी का जो मुकाबला है वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि तहरीके इंसाफ के जो है वो हमायत याफ्ता है लतीफ़ कोसा से होने जा रहा है। ये जो 3 मुकाबले हैं ये खासे दिलचस्प मुकाबले दिखाई देते हैं, लेकिन अगर NA 127 की बात की जाए तो वो लाहौर के सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हल्कों में एक हल्का है। वहाँ से क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर अंदाज में जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम की गई। ये बताइएगा कि एक और चीज़ खासकर जो हम देखते हैं नौजवानों के हवाले से, फसूल अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो नौजवान आप जिनसे गुफ्तगू करते हैं बहुत सारे ऐसी खबरें हमारे सामने जो आती हैं कहीं ना कहीं, और अगर फोकस है किसी न किसी जमात का, हर जमात का फोकस इस वक्त नौजवानों पर ज्यादा है, सबसे ज्यादा वोटों की तादाद नौजवानों की है। तो इस वक्त आपकी जो बातचीत होती है नौजवानों से, उनका क्या मौकिफ है इन जमातों के हवाले से? बिल्कुल, आपने सुना कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर अब नौजवानों को खासी अहमियत दी है। गुज़श्ता अदवार में हमने ये देखा कि नौजवानों को हमेशा निगलेक्ट किया जाता था, बेशक वो 2018 या 2013 के आम इंतखाबात हों, उसमें नौजवानों को जो है वो इतना फोकस नहीं किया जाता। लेकिन 2018 के बाद से ये ज़्यादा फोकस बढ़ चुका है, चूँकि जो टर्न आउट था वो गुज़श्ता अदवार में कम दिखाई देता था। 2013 की बात की जाए तो उसमें जो टर्न आउट था वो सिर्फ 40% तक हर हल्के में दिखाई देता था। 2018 में टर्न आउट बढ़ा और वो 45% से 50% तक गया। लेकिन जो बाई इलेक्शन 2 साल कबल हुए जिसमें जो है वो खासी जो गहमा गहमी देखने में, उसमें नौजवानों की जानिब से जो नए अंदराज वोटों के, उसके बाद जो है वो टर्न आउट में 55% जो है वो देखा गया कि हर हल्के में 50। ठीक है फसी, थैंक यू सो मच। आप अपडेट बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर PTI के PTI कहा जाए तो मेरे ख्याल से वो ठीक होगा, उनके उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है नून लीग के, और हमें काफ़ी एक्टिवेशन दिखाई दे रही है ऑन ग्राउंड। और ऑन ग्राउंड के अलावा हरमीत, जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की तो आपको पता है कि वहाँ पर भी अच्छी खासी गहमा गहमी है। एक कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है सोशल मीडिया पर, कहा भी जाता रहा है कि वो सोशल मीडिया पार्टी है। फिर यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में उनके पास हैं, तो कोई राब्ता ऐप भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है इस हवाले से कि अगर आप आज़ाद उम्मीदवार के निशान से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ऑफलाइन भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो खैर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो PTI की जानिब से की जा रही हैं। अब चलते हैं जमशेद खान की तरफ जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। काफ़ी देर से अपने आप को सेट कर रहे थे और हम आपको बता दें कि ऑन स्क्रीन आप ठीक लग रहे हैं। आपकी तैयारी तो इलेक्शन को कवर करने की बिल्कुल ठीक है। जमशेद, मुझे ये बताएं कि शहर इक़्तिदार के लोगों की तैयारी कैसी है वोट कास्ट करने के हवाले से? यहाँ पर 3 हल्के हैं इस्लामाबाद के, और फाटा इंज़माम के बाद यहाँ पे तीसरा हल्का इस्लामाबाद को दिया गया है। NA 46, NA 47 और NA 48। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पर आबाद है। ज़्यादातर जो NA 46 और 47 की आबादी को अगर देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन पर मुश्तमिल है, और उसके साथ साथ 47 और 48 में कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी शामिल हैं। इसी तरह 46 और 47 में मुख्तलिफ बड़े जो कारोबारी मराकज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। और जमात इस्लामी जो है अगर देखा जाए तो NA 46 और 47 में वो काफ़ी हद तक जो है वो नुमाया नज़र आ रही है। इसी तरह 47 में जो है मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा जो है वो सामने नज़र आ रहा है। और आज़ाद उम्मीदवार जो है मुस्तफ़ा नवाज कोकर जो है NA 48 जो कि मुज़ाफ़ात पर मुश्तमिल इलाका है तो उसमें ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुज़ाफ़ाती वोट है वो मुख्तलिफ बरादरियों का वोट है, मकामी लोगों का वोट है। तो मकामी लोग जो है वो प्रेफर करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर मकामी उम्मीदवारों को ही करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 100 के करीब जो है कैंडिडेट्स इस वक्त मुख्तलिफ जो 3 हल्के हैं इसमें मौजूद है, लेकिन ज़्यादा 1 to 1 जो मुकाबला है वो सिर्फ 2 जमातों में नज़र आ रहा है। अच्छा जमशेद, एक और खौफनाक हकीकत ये भी है कि हमने लाहौर में देखा कि ऐसे बहुत सारे हल्कों में वोट जो है वो ख़रीदे जा रहे थे, और अता तारर जो है आपको पता है मौके पे पहुंचे, हमने कुछ इस तरह की फुटेज भी देखी। उन्होंने बताया कि लोग जो है किस तरह से पर्चियाँ लेके और पैसे लेके जो वोट है वो अपना सेल कर रहे थे। क्या इस्लामाबाद में अभी इस वक्त ट्रांसपेरेंसी आप देख रहे हैं? क्या सब कुछ क्लियर है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़ास तौर पर आंख रखी जा रही है इन तमाम चीज़ों पे कि इंतखाबात से कोई धांधली का इस तरह प्रोजेक्ट ना किया जाए? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन तो इस पे एक्शन लेती रहती है वक्तन फ़वक्तन। अगर कोई उम्मीदवार इस हवाले से जो है एप्लीकेशन देता है, जिस तरह कुछ दिन कबल जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो थी मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से दी गई,
लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मुज़ाफ़ात की सियासत है वो बरादरियों की सियासत है और उसमें बरादरियों को कुछ जो है इंसेंटिव्स जो है वो उम्मीदवारों की तरफ से दिए जाते हैं और उनके वादे भी किए जाते हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर मसला जो है वो CDA से मुतल्लिक है और CDA से मुतल्लिक जो LRTU का मसला है उसके हवाले से मुख्तलिफ उम्मीदवार जो है यहाँ पर उनको कहा जाता है कि आपको अगर हमें वोट देंगे तो आपके जो बकाए जात है, जो करोड़ों में रकम होती है, हम आपको दिलवा के रहेंगे। तो मुज़ाफ़ात की सियासत जो ज़्यादातर हाउसिंग मिनिस्ट्री और CDA से मुतल्लिक है, ज़मीनों से मुतल्लिक है और उनके जो है बकाए जात है उनके मुतल्लिक है। लेकिन अगर देखें सेंट्रल इस्लामाबाद की सियासत तो यहाँ पर चूँकि सरकारी मुलाजमीन है तो सरकारी मुलाजमीन ज़ाहिर है जिस तरह मुख्तलिफ पार्टीज़ मंशूर होते हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, टैक्सेस को कम किया जाएगा, उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो उस पर जा रहे हैं। जिस तरह लाहौर में बात हुई कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के हवाले से और जॉब के हवाले से, तो तीनों हलकों में भी यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस्लामाबाद में बेरोजगारी की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे नए नए जॉब की क्रिएशन की ज़रूरत है और यही उनके जो है सारे मुतालबात जो है बेसिकली आम आवाम के हैं। स्टे विद अस, हमारे साथ रहे। ने हमें कराची से ज्वाइन कर लिया है तो उनसे जान लेते हैं कि वो शहर कायद में इस वक्त कहाँ मौजूद है। और चूंकि हम सिंध में हमेशा देखते हैं कि हरमीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा होल्ड रहा है, लेकिन इस दफ़ा नून लीग ने और बाकी दीगर सियासी जमातों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। होमवर्क के एतबार से एटलीस्ट उनका होमवर्क बड़ा अच्छा है। तो बताइएगा मुनीर साहब, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है और आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन की तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जी देखें, आम इंतखाबात के सिलसिले में आज तीसरा रोज़ रह गया है। उस सिलसिले में शहर कायद में बात की जाए तो शहर कायद में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानब से इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कार्नर मीटिंग और जलसे जुलूस जारी है। आज हम इस वक्त बिलावल हाउस चौरंगी पर मौजूद हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया है। इस रैली की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। ये रैली 7 अजला में जाएगी। इस थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना होगी, बिलावल हाउस चौरंगी से जारी होगी। कमाड़ी से होते हुए जो है वो शेरशाह, शीरी जना कॉलोनी, लियारी, ली मार्केट, साइट एरिया, शेरशाह। मुनीर साकी साहब, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं कि रैली तो निकल चुकी है मुनीर साकी साहब, लेकिन जो चीज हमने देखी, जो बारिश हुई और बारिश में सब कुछ जल थल था और फिर हमने देखा कि एक ट्रेंड भी चला कराची के हवाले से, तो आपको क्या लगता है जो बयानिया बिलावल भुट्टो साहब बिल्ड कर रहे थे कि मैं लाहौर को भी कराची बनाऊंगा, लेकिन कराची जो है वो उसकी सूरत हाल अवाम के सामने आ गए। अब ऐसे में GDA के साथ भी मुकाबला बड़ा टफ है, तो आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? फिर अगर हम GDA के मुख्तलिफ कैंडिडेट्स और खासकर हम बात करें जो इत्तेहाद है नून लीग का, MQM का, तो वो कितना टफ टाइम पीपल्स पार्टी को दे सकता है? सर, गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई थी उन्होंने सिंध हुकूमत की, सिंध गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी थी उसकी तो कली खोल के रख दी थी। पूरा शहर जो है कीचड़ से भरा हुआ था और हर तरफ जो है नदी नालों के तालाब बने हुए थे। अगर बात की जाए इत्तेहादी जमातों की तो यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की एंटी जमातें हैं वो इस बार कराची में टफ टाइम देने जा रही हैं। अगर बात की जाए तो मलीर के इलाके और क्यामाड़ी के जो 2 नशिस्तें हैं उन पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ मुकाबले की सूरत है, जिसमें जो है क्यामाड़ी के 2 हलके हैं जो दोनों हलकों में से टफ टाइम देने का इम्कान है। 243 पर जो है वो अख्तर दोनों उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का कादुर पटेल है। इसी तरह मलीर में भी कराची में होने वाली हैपनिंग से जो आपने अपडेट किया, खैर हरमीत वाली बात है कि जल थल तो हमने कराची में कल एक देखा, तो इलेक्शन की क्या ही खैर तैयारी होनी है। पोल शोल खुल गए हैं उन तमाम सियासी जमातों के जो क्लेम ये करती हैं कि हमने बहुत काम किया है सिंध में और हम आगे भी करने वाले हैं। सो जमशेद, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें अपडेट करने के लिए। और हरमीत, अभी सिचुएशन ये है कि सिर्फ गिनती के 2 दिन रह गए हैं कन्विंस करने के लिए। जल्द से जुलूस कर ले, वोट मांग ले, सपोर्ट मांग ले, क्योंकि उसके बाद दोनों तरफ आप देखें कि बयानिया क्या है। एक तरफ तो मिनी कराची बनाने की बात हो रही है, तो शहबाज शरीफ जब मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं साउथ पंजाब को मिनी लाहौर बनाऊंगा। तो क्या इन चीजों से हम आगे बढ़े हैं? क्या हमने नौजवान जो चाहता है कि नौजवान के सामने जो प्लेटफॉर्म
हमने आगे रखना है और क्या उस पर अमल दरामद करना है, तो वो क्या क्या चीजें नौजवान चाहता है। क्या ये सड़कें, क्या अभी इस पर बात हुई कि हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन रेशो के हवाले से अगर आदाद-ओ-शुमार जिस पर हम मुख्तलिफ सेगमेंट में बात कर चुके हैं, चाहे वो पंजाब के एजुकेशन सिस्टम हो या सिंध का हो, हर तरफ जो है हालात आपको उसी तरह अबतर नजर आ रहे हैं। तो क्या उस पर भी कोई बात हुई है? बिल्कुल हमारे पास जो सवाल होता है जवाब उसका नहीं होता है। तो ये जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि जितनी जमात है, एक जमात को हटाकर, क्योंकि उसको ना मौका दिया गया, ना मीडिया पे हमने उसको इतना टाइम दिया, ना उनको कवरेज मिली, लेकिन जो दूसरी जमातें थी उन्होंने अपनी कैंपेन में सिर्फ तनकीद के अलावा कुछ ऐसी चीजें नहीं रखी जो आप समझते हैं कि नौजवान जो है वो आए वोट देने के लिए। लेकिन खरीद और फरोख्त के हवाले से आपने जो बात की, इसमें भी कोई शक नहीं है कि यहाँ पे जिस तरीके से लारे लप्पे लगाए जा रहे हैं और फिर हम मुख्तलिफ वीडियोज के जरिए जो हम देख रहे हैं कि किस, और एक और छोटी सी वारदातें डाली गई हैं इस वक्त। आप देख सकेंगे कि जो नक्श जो आपको निशान अलॉट किए गए हैं वहां पे आजाद कैंडिडेट के हवाले से, और वहां पे आजाद दीगर को जो शामिल किया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और जिनका ताल्लुक किसी और जो आजाद तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बड़ी जबरदस्त बारीकी से वारदातें डाली गई हैं ताकि जो वोटर है, जो सादा सा देहाती वोटर है, जो अनपढ़ है, उनको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, क्योंकि ठप्पा लगाने के लिए वो हेल्प चाहता है किसी और की, तो वहां पे बड़ी बारीकी वारदात जो है वो डाली गई है। ना, ये दरअसल आवाम को अवेयर करने के लिए ही है कि हमारे वोटर को बाशऊर हो जाना चाहिए। ये सारी बातें ना फिंगर टिप पे याद कर लें, क्योंकि आपने वोट कास्ट कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को आपने कीप इन माइंड रखना है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और हमेशा हरमीत हम कोशिश करते हैं कि हमारे पूरे मॉर्निंग शो में ना एक सेगमेंट हो सियासत का, और हम कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोग्राम बिला वजह सियासी ना हो जाए। लेकिन अब तो हम इंटेंशनली इसको सियासी कर रहे हैं। वो इसलिए कि अगर आप सुबह उठेंगे तो सियासत, दोपहर का खाना खाएंगे तो भी सियासत पे बात की जाएगी, डिनर में भी आपको सियासत ही डिनर में लेना होगा। वो इसलिए क्योंकि दिन सिर्फ 2 रह गए हैं। कोई किसी को फेस ऑफ का चैलेंज कर रहा है और कोई किसी को कह रहा है कि 2 दिन में आप देखें कि जिनको ऑन ग्राउंड मिल रहा है कुछ ना कुछ वैक्यूम, वो वहाँ पर अपनी कैंपेन पीक पे चलाए हुए हैं। जिनको ऑन ग्राउंड गिले हैं, शिकवे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला है, वो अब ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया पर वर्चुअल जलसे के थ्रू जो है वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। राब्ता ऐप और इस तरह के बहुत सारे टैक्टिक्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक्टिव इस वक्त है ऑन ग्राउंड, और नून लीग भी जो है वो अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन को ड्राइव कर रही हैं। बट ऑल दो इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे अलावा जिन लोगों की गहरी नज़र होती है, जिनकी कैलकुलेशन बड़ी इलेक्शन को लेकर स्ट्रॉन्ग है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शौकत पराजा साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सर बताएं क्या देख रहे हैं अपने राइट लेफ्ट? आप बड़ी ज़्यादा तैयारियां की जा रही हैं पीक पे, कहीं आप देख रहे हैं कि जो है वोट और सपोर्ट खरीदी भी जा रही है, बेची भी जा रही है, कोई बड़े स्टिक दिखाई देते हैं, आज़ाद उम्मीदवार XYZ, क्या देख रहे हैं आप ओवरऑल? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात तो ये है कि वी मस्ट वेलकम इट कि एक अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़ रही है और इलेक्शन का एक अमल जो काफी अरसे से कंट्रोवर्सी का शिकार था वो अमल होने को है। भारत, अमेरिका, ब्राजील और इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान 5वीं बड़ी जमहूरियत होगी 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलते हुए। जितनी यहाँ पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज चली या जितना वीकनेसेस डेमोक्रेसी की बताई जाती रही या हमारे सामने फ्लॉज भी आते रहे, बट डिस्पाइट दैट एक वो कहते हैं ना सर्टेन डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन नो डेमोक्रेसी। तो मैं तो इन सारी डेवलपमेंट्स को वेलकम कर। पराजा साहब, एक और चीज, एक तरफ तो इलेक्शन के हवाले से पहले से बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं और खासकर खरीदो फरोख्त का जो मामला है, बाजार गर्म है, प्लेटें गरम गरम जो है कुरमे की, चिमा, हलवा, ये सारे घर में भिजवाई जा रही देंगे। हाँ, लेकिन एक और चीज जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि आरोज के हवाले से जब बात आती है तो पहले से उस पर तो सवालात उठ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ अमला है जो आरोज के नीचे काम कर रहा है, उसमें हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम शामिल किए गए जिनकी डेथ हो चुकी है, बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की ड्यूटियां जो हैं एक हलके से दूसरे हलकों में 2-2 जगह लिखवाई गई हैं। आपको नहीं लगता कि इस सारी गड़बड़ में
ये सब कुछ जो कुछ हुआ है बड़ी जल्दबाजी में हुआ और बहुत सारी चीजों के हवाले से बड़ी गड़बड़ जो है वो खुल के सामने आ रही है। देखें, जो फ्लॉज हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो अपनी जगह पे बरकरार, लेकिन अगर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हैं, एक जगह पे या किसी एक हलके में 266 हलके कौमी असेंबली के हैं और 700 कुछ सूबाई असेंबलियों के हैं, अगर 2, 4, 5, 10 मैं कहता हूं कि 100 भी हो जाए ऐसे केसेस, रिपोर्ट तो हो क्योंकि ये खबर बनती है, लेकिन ये कितने परसेंट हैं टोटल के? ये तो 1% भी ऐसे केस नहीं है। तो 99.9% अगर केसेस दुरुस्त हैं तो ये अनफेयर होता है हम मीडिया की तरफ से कि हम एक ऐसी चीज को हाईलाइट कर देते हैं जो फ्रैक्शनल है, जिसका कोई उसमें मेजॉरिटी से या प्रीडोमिनेंट जो फिनोमिनन है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये नहीं होना चाहिए, ये कोई शक नहीं है। लेकिन देखे ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी अपनी नीचे ग्राउंड लेवल तक मशीनरी नहीं है। दे हैव टू रिलाई अपॉन ये जितना हमारा रेवेन्यू का स्टाफ है या टीचर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। एक तो उनकी लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी नहीं होती इस प्रोसेस में, क्योंकि उन्हें पता है कि एक इलेक्शन की ड्यूटी लगी है थोड़ा अरसा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये इक्का दुक्का आइसोलेटेड बहुत कम फ्रैक्शन में अगर ऐसी एनॉमलीज हैं तो प्रिडोमिनेंटली हमारा सिस्टम ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, आपकी बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है और सर मैं ये समझती हूँ कि देखिए हमारी भी पॉजिटिव अप्रोच है, वो इसलिए क्योंकि देखिए लेटर और सूनर हमें इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था कि एक जमहूरी अमल है, इंतखाबात हो, अवामी मैंडेट सामने आए, अवाम का वोट सपोर्ट जो है वो सामने आए, ताकि इलेक्शन के बाद मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में भी कोई सोचे कि ऑल दो ये प्रोसेस आगे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं, आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के लिए बात की जाती है, इलेक्शन कमीशन भी एक्शन ले रहा है, लेकिन अगर हम धांधली की बात करें जिससे पहले ही हम कुछ ऐसे मनाजिर देख रहे हैं, तो उस मनाजिर को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे वो 100% है, चाहे वो 10% है, चाहे वो 1% है। तो ये तो हमेशा से होता रहा है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है अगर हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं तो? बिल्कुल आपकी बात सही है। जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं, धांधली क्या है? बदयांती है। धांधली क्या है? बेईमानी है। धांधली क्या है कि एक किसी का हक मारकर दूसरे को वो हक दिया जा रहा है। लेट्स हैव इट्स पॉलिटिकल, मॉरल और जो हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर रहते हुए ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हर लिहाज से धांधली, अनड्यू एडवांटेज या किसी और को प्रेफर करके हकदार उसका हक ना देना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि मोर डेमोक्रेसी। इसका सोल्यूशन क्या है कि इलेक्शन वक्त पे हूं। इसका सोल्यूशन क्या है? देखें, सिर्फ ये छोड़ देना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है या डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, तहसीलदार है, जो आरओज बनते हैं, कि वही धांधली रोकें और वही उसका जिम्मेदार हूं। जब जमहूरियत का नाम है जमहूर, यानी हम लोग, जब सोसाइटी, तो वाई नॉट के नेशन इन टोटल, सोसाइटी इन टोटल इस चीज के आगे बंद बांधे कि हम ना धांधली नहीं होने देंगे और उसकी पर्सनल जिम्मेदारी हम धांधली नहीं करेंगे। सब एक और चीज, इस वक्त जो चीजें आ रही हैं मोस्टली, हम चाहे वो 2018 को देखें फिर माजी में जाएं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती, कुछ नहीं बदला हालात, और इलेक्शन जब भी आता है वही मुतनाज़ सारी चीजें हमें नजर आती है। अब आपको क्या लगता है, आरएमएस जिस तरह हमने देखा कि आरटीएस सिस्टम जिस तरीके से बैठा गया, अब आरएमएस सिस्टम आया तो उसको तो पहले से बिठा दिया गया, अब ईएमएस के जरिए जो चीजें होंगी, क्या आपको यकीन है कि वाकई कोई शफाफ तरीकाकार होगा ईएमएस के? और आलमी मुबसरीन के हवाले से पहले खबरें आ रही थी कि वो नहीं आ रहे, लेकिन अब खबरें ये कि वो भी जो है अब पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में शफाफ इलेक्शन
इलेक्शन आपको, क्योंकि जो बारीक वारदातें डाली गई हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से और बैलेट पेपर पर जो खासकर आजाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनके लिए बड़ी बारीक वारदातें डाली गई हैं, तो ये कितना मुश्किल होगा ये मरहला? और जो रिपोर्ट्स है बैनुल अक़वामी सतह पर, वो क्या आप पॉजिटिव देखेंगे या उसी तरह नेगेटिव जो माजी में हमने देखी है? पहले मैं दूसरे हिस्से का जवाब देता हूं कि जी सर। वो नहीं थे ऑब्जर्वर्स, वो नहीं आ रहे। वो यूरोपियन यूनियन ऑब्जर्वर मिशन हर साल पाकिस्तान आता है, इस बार नहीं आ रहे क्योंकि यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर से मैंने खुद ये सवाल किया था, इंटरव्यू किया था मैंने। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर्स भेजने का जो मसला है वो बजटिंग से रिलेटेड है और उसके लिए 3-4 महीने टाइम चाहिए होता है। उनका आर्गुमेंट था कि अगर पाकिस्तान के खुद लोगों को इल्म नहीं था इलेक्शन कब होंगे तो हम कैसे बजट बनाते। सो यूरोपियन यूनियन वाले नहीं आ रहे, उनके इलेक्शन एक्सपर्ट्स आएंगे, लेकिन दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ का ऑब्जर्वर मिशन पाकिस्तान पहुंच गया है। नाइजीरिया के साबिक सदर गुडलक जोनाथन इस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। ये बाकायदा पोलिंग स्टेशन का दौरा करेगा पोलिंग वाले दिन। फिर हो सकता है आजकल पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, जोनाथन गुडलक एक बड़े पॉलिटिशियन है, नाइजीरिया का बड़ा है, उसके सदर रहे हैं। आज कुछ शायद मुलाकातें भी हो जाए, ये अलबत्ता रिपोर्ट जारी करेंगे। लिहाजा ऑब्जर्वर की बात तो ये हो गई। बाकी जो शफाफियत है, अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ब्रिटानिया का जो आइन है वो ट्रेडिशन पर कायम है, लेकिन इंडिया के हवाले से या अमेरिका के हवाले से मैं आज तक नहीं कह सकता कि देयर इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। वहां भी एनॉमलीज आ जाती हैं। अभी 4-5 स्टेट्स में इंडिया में इलेक्शन हुआ, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में, तो ईवीएम पर वहां बड़े सवालात उठ गए। गो कि इंडिया की एक ट्रेडिशन है कि उनके इलेक्शन को सब मानते हैं, हमारे यहाँ वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि धांधली होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि धांधली की बुनियाद पर इलेक्शन को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। धांधली का इल्जाम लगाकर किसी की लेजिटिमेसी को वो कंट्रोवर्शियल इतना ना कर दिया जाए कि फिर हुकूमत करना, हुकूमत के जो काम है उनमें रुकावटें आए। मोर डेमोक्रेसी आने दे, मोर सस्टेनेबल डेमोक्रेसी होगी तो हो जाएगी। पहले जो वारदातें जिनकी आपने बात की, शायद इससे बड़ी वारदातें थी ना, सोशल मीडिया था, अखबारात सेंसर हो जाते थे, टेलीविजन चैनल थे नहीं। ये तो ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी है, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है कि मैं और आप बैठकर हम कह रहे हैं कि तीर के नीचे हॉकी लगा दी, हॉकी के नीचे उन्होंने कोई और निशान लग गया ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। बट ये अवेयरनेस, अरे सर, ये अवेयरनेस वाली बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूर की बात करते हैं, तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं या लोगों का अपना हक सामने रखने की बात करते हैं। लास्टली बस आप ये बता दें कि अगर हम इनफरादी पे आते हैं, इनफरादी कोशिश पे, तो आप क्या समझते हैं, क्या पैगाम देंगे आप 8 फरवरी के हवाले से आम लोगों को कि निकल कर इंतखाबात में पार्टिसिपेट करना, ऑल्दो कि आप होपलेस हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, उसके बावजूद भी जमहूरी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वोट कास्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हमारा आइन कहता है कि अल्लाह के बाद हाकिमियत का हक अवाम को हासिल है और अवाम अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करके खुद हुकूमत करते हैं। तो जब ये है तो फिर जमहूरियत का मतलब यही है, इलेक्शन का मतलब यही है कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो वोटर्स हैं। 12,85,85,760 वोटर है इस वक्त पाकिस्तान। और मैंने बताया कि 5वीं बड़ी ये अक्सरियत है वोटर्स की जो 8 फरवरी को वोट डालने जाएगी। सबको आना चाहिए, वोट डालना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। वोट ना सिर्फ वो एक आपको राय का हक देता है, बल्कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन होती है। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक्शन जो भी आपसे ज़बरदस्त रहा, हमारा उनका जो पैगाम है वही हमारा पैगाम है कि बाहर ज़रूर निकलें और वोट ज़रूर कास्ट करें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after
द ब्रेक। सो हरमीत, जब भी हम किसी सियासी जमात के बारे में बात करते हैं, उनकी किसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं, उनके किसी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो उनका मौक़िफ़ लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ऑल दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो सोशल मीडिया पर हम कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, वो आपको पता है तारड़ मौके पर वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि क्या इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, तमाम तर वोट्स और सपोर्ट को ख़रीदा भी जा रहा है। खैर इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन कहने में यही आ रहा है, आम आवाम यही कह रही है कि ये चीज़ें जो हैं वो अपने पीक पर हैं। बट ऑल दो इसके अलावा तैयारियां कैसी चल रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सोहा सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, NA 241 से आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सर आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बेहतरीन। हमने 3 हफ्ते से कैंपेन जिस दिन शुरू हुई थी उस दिन से कैंपेन हमारी है। और हमने एक पूरे प्लानिंग के तहत हर पॉकेट्स में, हर कच्ची गली में, हर पॉश एरिया में, मेरा जो इलाका है ये NA 241, इसमें कच्ची आबादियां भी हैं और इसमें पॉश इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन के भी हैं। तो हमने दोनों के मसाइल थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन एक मसला पानी का दोनों का कॉमन है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 10 महीने पहले सिंध गवर्नमेंट के साथ एक वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पर काम किया था, जो कराची में DHA के लिए 10 मिलियन गैलन ड्रिंकिंग वाटर डेलमोटी से। अच्छा सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी बात सुनने के लिए हमने आपको इनवाइट किया है। आपने मेरी बात को ना पर्सनल बिल्कुल नहीं लेना, मेरा मतलब आपको टारगेट करना नहीं है। एज अ होल मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, बल्कि आम पब्लिक के तौर पे। सर, आपने 10 माह में काम किया, गवर्नमेंट के साथ मिलके किया। सर, पिछले 5 साल में इसी हल्के में जो अवामी मसाइल थे उसको एड्रेस करने के लिए, उन लोगों को सुनने के लिए, उनके मसाइल देखने के लिए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कोई भी रहनुमा जो अपॉइंट था वो वहां पहुंचा? उसने देखा कि क्या सूरत हाल है। इलेक्शन डेज में हम इतने एक्टिव हो जाते हैं, आपको क्या लगता है, आप आवाम से अब मिलते होंगे ना, कितने मसले हैं? मसले तो बहुत सारे हैं सर, गिनने में नहीं आते। सुबह मैंने यहाँ से 2 इलेक्शन पहले भी लड़े हैं, 2002 में और 2008 में। अच्छा जी। यही कौमी असम्बली का हल्का ऐसे मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं और 2008 में मैं जीत गया था। फिर मुझे वो सीट सरेंडर करनी पड़ी। तो मैंने इलाके के लोगों से मुसलसल राब्ता रखा है। गमी में, खुशी में मैं जाता आता रहा हूँ, वो आते जाते रहे हैं। ईद पे, बकरीद पे बड़े खाने होते रहे हैं। तो मेरी ये बात नहीं है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ। एक एक फर्द को मैं जानता हूँ बाय नेम, जो मेरे हल्के में कच्ची आबादियों में हमारी पार्टी की और अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। तो हमने बड़ा कांटेक्ट रखा था। यही वजह है कि गुड न्यूज आपको मैं बतला रहा हूँ कि एक बात आइलैंड एक जगह है क्लिफ्टन में, उसमें हमने एक टास्क दिया था मेरे सूबाई कैंडिडेट को, टैंकर फ्री जोन। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ टैंकर्स खत्म कर दिए गए हैं और पाइप में, नलों में पानी आ रहा है। ये है अचीवमेंट। पूछे कि बात आइलैंड का पूरा इलाका जो क्लिफ्टन का है वो हाई राइज बिल्डिंग भरी हुई थी, उनका गढ़ बन गया था और अभी भी है, लेकिन पानी टैंकरों से खरीदा जाता था। हमने कहा कि नहीं, ये फेयर नहीं है कि हमारा पानी पाइप में आए, हम टैंकर से पैसे देके क्यों ले। और अल्लाह ने हमारा ये ड्रीम पूरा करा दिया। एक और चीज, एक तरफ तो आप जो पानी की बात कर रहे हैं माजरत के साथ, 22,000 अरब रुपया जो है वो 15 साल में पीपल्स पार्टी को दिया गया है। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि हम कराची की बात करें, एक हब था पाकिस्तान का, बिजनेस का हब, मजदूर के लिए एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसी मंजिल थी जहां तमाम तर ख्वाब उनके पूरे होते थे। अब जो सूरत हाल है, पिछले 2 दिन में जो सूरत हाल हमने कराची की देखी है, आपको नहीं लगता कि कमियां, कोताहियां, बहुत सारी चीजें जो हैं अभी तक वैसी की वैसी हैं, और जब इलेक्शन आता है तो पीपल्स पार्टी को याद आ जाता है कि हमने यहाँ पे काम करना है? नहीं, आपकी मुझे आवाज बहुत हल्की आई है, लेकिन सर मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आप कहते हैं तो। पानी के मसले पे शायद आप बात करना चाह रहे हैं। पानी के मसले में नहीं बात कर रहे हैं कि जरा सी बारिश होती है कराची में और जल थल, ये तो एक मुहावरा है ना कि एक हो जाता है। वहाँ इतनी बुरी हालत थी, टॉप ट्रेंड कल के दिन चला है, वहाँ कोई बाहर नहीं निकल सकता। एक 12 लाख की मेहरान के पीछे एक कराची की ओनरशिप किसी जमात ने नहीं ली। ये गनी पावर शहर सबको वेलकम करता रहा, आबादी बढ़ती रही, यहीं पे लोग बसते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर नए
आउट हो गया। जी 5 साल मंसूबा जो है उसका प्लान जो है हमारा अभी तक नहीं कराची का है। बदनसीबी ये सब चीजें हैं, लेकिन उसमें किसी एक ब्रांच एक जमात को नहीं, तमाम जमातों को उसमें जिम्मेदारी दी जा सकती है। पीटीआई के कराची ने 2018 में 16 एमएनए और 32 एमपीएस गोद में डाल दिए थे। पीटीआई का जब इमरान साहब बारिश के बाद कराची आए तो 1100 अरब रुपए के मंसूबे ऐलान किए थे उन्होंने, पानी के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। एक प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं किया। 16 एमएनए 32 एमपीएस मिलने के बाद भी, तो ये किस जमात को आप या मैं रोम के कराची की डॉक्टर साहब एक और चीज, हम कराची की तो बात करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन जो सूरत हाल अंदरूनी सिंध की है वो भी किसी ढकी छुपी नहीं है। हम मान लेते हैं खान साहब के गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हुआ, कराची में नहीं हो, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि जो इंटीरियर सिंध है वहां पे एजुकेशन, हेल्थ का, वही जो खवातीन है जब जिचकी का वक्त आता है तो उनकी मौत पड़ जाती है, रास्ता इतना तवील है, खड्डे हैं, मैं खुद गया बहुत से इलाकों में बिजली नहीं है, कनेक्शन नहीं है। आप नहीं समझते हैं कि ये जिम्मेदारी आप लोगों को भी निभानी चाहिए और एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोताहियां, गलती आप लोगों से हुई है? हरमीत, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। अब हमें मेयरशिप मिली है कराची की, ये म्युनिसिपल इश्यूज हैं। कराची में बारिश हुई अभी 2 दिन, और खुदा मैं डिफेंस में रहता हूँ, किसी इलाके में पानी ऐसा नहीं खड़ा हुआ जो पहले हम तैरता था और जिंदगी मफलूज हो जाती थी। ये काम किए गए, ड्रेनेज के काम किए गए। मुर्तजा वाहब ने कराची में हम काम उन्होंने करने शुरू किए हैं। अब ओनरशिप कराची की हमने ली है और हम जिम्मेदार हैं। अब कोई वजह नहीं है कि हम ये कह सकें कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। चलिए सर किसी और तरफ चलते हैं। आप मसाइल पर बात कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। आपने कहा कि कल की सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी सर। मेरे ख्याल से जो मनाजिर हम तक पहुंचे, जो वीडियोस पिक्चर्स मैंने हरमीत ने देखी, शायद वो फिर उस तरह से नहीं होंगी। कल तो कराची के हालात बहुत बुरे थे। खैर टॉपिक डाइवर्ट करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं। इलेक्शन के लिए मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले कैंपेन आप लोगों ने शुरू की, बिलावल भुट्टो जरदारी हर जगह गए। अब आप क्या देखते हैं, रिसेंटली सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आ रही है। अगर इतनी ही स्ट्रॉन्ग कैंपेन है, होमवर्क इतना अच्छा है, सिंध वाले बड़े मुतमईन है आपसे, तो ये वोट खरीदने वाला मामला, इसको आप किस तरह से कंडेम करते हैं या किस तरह से मजम्मत करते हैं इसकी? ये बहुत बदनसीबी है कि पैसों की बुनियाद पर आप आदमी का राइट खरीद रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वोटिंग राइट जो एक बहुत ही मुकद्दस हक होता है और कौमों की किस्मत बदलता है। और मैं कंडेम करता हूँ वो कोई भी सियासी जमात जिसके लीडरों ने ये हिकमत अमली इख्तियार की है कि वो पैसों से वोट लेके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को ऐसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए ताकि ये औरों को सबक मिले कि वो हमें जो बजट दिया गया है हम जब भी कोई हमारे वर्कर्स आते हैं, कोई नई चीजें हमें कहते हैं, तो हम ये देखते हैं उस बजट से बाहर तो नहीं जा रहे कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो दूसरी तरफ आपसे खबर मिली है कि लोग वोट खरीदने के लिए मार्केट में उतरे हुए। तो ये हर जगह काली भेड़ें होती हैं, लेकिन जो साफ सुथरे पढ़े लिखे लोग जो कराची के चेहरा हैं, जिनके एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हम पहले भी बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते रहे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं खासकर गवर्नमेंट के हवाले से विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, और इलेक्शन में पार्टी का वोट तो होता ही है, तीर का वोट तो होता ही है, शख्सियात का वोट भी होता है। और कराची में पढ़े लिखे लोग जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ रहा, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग में मुझे ग्रिल किया है लेफ्ट एंड राइट। एक सवालात उनके पास तैयारी करके आए थे और उन्हें मुतमईन कर रहे हैं, कोशिश की गई है जब जाके उन्होंने वोट देने का वादा करा। तो ऐसी बात नहीं है कि हर जगह आप पैसे देके वोट खरीद सकें। कहीं पे कराची में जिन जगह से मैं लड़ रहा हूँ, मैं नहीं समझता अगर आप वहाँ बात भी करेंगे तो पीपल विल किक यू आउट। डॉक्टर साहब मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है,
और साहब अगर हम देखें जो हुकूमत के हवाले से पहले अवाम के जहन में कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि फलां फलां वज़ीर आज़म होगा, फलां वज़ीर दाखिला होगा, फलां फलां वो होगा, ये पहला इलेक्शन है जिसमें हमेशा माजी भी इसी तरह होता रहा। अब आपको क्या लगता है सर कि क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर प्रेसिडेंट हाउस में नजर आएगी, या आपको कहीं PM हाउस में भी बिलावल भुट्टो की तस्वीर नजर आती है सर? देखिए, बिलावल भुट्टो एक मुतबादल क़यादत के तौर पे बड़ा संजीदगी से लोग उनको देख रहे हैं। बिलावल साहब का जो एक बेनजीर की शख्सियत जो झलक नजर आती है, जो बाहर से पढ़े लिखे, फिर एज ए फॉरेन मिनिस्टर ही डिड अमेजिंग जॉब। उन्होंने FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलवाया, उन्होंने GSP+ की सहूलत दिलाई, IMF के प्रोग्राम के पीछे वो थे जो अमेरिका सॉफ्ट हुआ है अमेरिका जाने के बाद। तो ही हैज ऑल द कैपेबिलिटी टू लीड द कंट्री। उन्होंने उनके ब्लड में है, कोई नई चीज वो उनसे नहीं कही जा रही। पूरी जिंदगी उन्होंने अब तक जो भी उम्र है उनकी अपनी फैमिली में कामयाब लीडर्स सियासत में देखे हैं। मैं समझता हूँ उनको एक चांस देना चाहिए। आपने 3 चांस दिया है और चौथे के लिए बात हो रही है। पार्टी को 3 चांस मिले हैं सर, ये रिस्क है। क्या बिलावल की बात हो रही है चांस की? एक बार चांस दिया जाए। ठीक है सर, आम आवाम को आपने कह दिया, चॉइस आम आवाम की है, वो चांस देगी या नहीं। लेकिन फिर नवाज शरीफ ये भी तो कहते हैं ना कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए। खैर सर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपकी के लिए और आपके इलेक्शन के लिए। और सारी तैयारियां जो हैं वो तमाम तर सियासी पार्टीज कर रही हैं। अब आम आवाम भी अपनी तैयारी कर लें, कमर आप भी कस लें, क्योंकि वोट तो आपने कास्ट करना है और अवामी मैंडेट आपने लेके आना है सामने। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक्स। और हमने सोचा कि अब काफ़ी ज़्यादा सियासत सुबह सुबह हमने कर ली है। अब हमारी जो पब्लिक है उसका जो मॉर्निंग है वो थोड़ी सी सुरीली बनाने के लिए कुछ ऐसे यंग टैलेंट जो कि सोशल मीडिया सेंसेशन भी अगर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज सोशल मीडिया वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमेशा देखते हैं लोगों को कि उनका टैलेंट किस तरह से उभर कर बाहर आता है। जो नौजवान हमेशा ये गिला किया करते थे कि प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, शोज़ नहीं किए जाते और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो इस तरह से आपको मौके और सहूलियात फराहम नहीं करते। खैर, इन तमाम चीज़ों को अब परे रखते हुए बहुत सारा यंग टैलेंट सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप देखते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनको माना जाता है, सुना जाता है, पसंद किया जाता है। तो ऐसा ही यंग टैलेंट इस वक्त हरमीत के साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। सो हरमीत, ओवर टू यू। बिल्कुल सो आपकी बात दुरुस्त है। सोशल मीडिया के आने का बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली भी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जितनी मेहनत करते थे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, तो सोशल मीडिया ने उनको एक प्लेटफॉर्म पर वो लेके गए। शाहरुख मेरे साथ हैं और शाहरुख के साथ काफ़ी अर्सा मैंने रेडियो पाकिस्तान में काम किया है। तो शाहरुख, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। इस वक्त अगर हम देखें, आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी आपके गाने बड़े पसंद किए जाते हैं, और जिस तरह सुहा ने बात की कि सोशल मीडिया के थ्रू आपके मुख्तलिफ गानों पर तबसरे भी होते हैं, तो ये बताइएगा कि शुरुआत आपकी क्या वो रेडियो पाकिस्तान से थी जब हमने अपने करियर का शुरुआत किया था, या उससे पहले भी आप छोटे मोटे इवेंट्स में गाया करते थे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका, आपकी पूरी टीम का, पब्लिक न्यूज़ का। हाँ जी, आपने जिस तरह बात की कि मतलब वहाँ से भी शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले भी मैं बहुत सारे शोज़ में मतलब आ रहा था, जा रहा था। और जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, तो मैंने मुझे अच्छी तरह याद है 8 से 9 साल पहले मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया से शुरू किया। तो बस उसको फिर वहाँ से शुरू होते होते वो फिर इवेंट्स वगैरह में आना जाना, मतलब वो शुरू हुआ, फिर एक फीडबैक आना। अच्छा सोहा, पता है मैं शाहरुख मेरे साथ एक शो में बैठे, तो शाहरुख को इन्होंने जब गाना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किशोर कुमार की जो वो टच है वो मुझे नजर आ रही है। तो बड़ा क्योंकि वो रेडियो पे हम लाइव थे, तो ये इनके मुख्तलिफ सॉन्ग्स फिर जाहिर बात है फिर हम सर्च करते भी रहते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा शाहरुख, एक और चीज आपको याद होगा कि आपके गाना वो गाना हम आपसे सुनना भी चाहेंगे, लेकिन वो अमित कुमार को बड़ा ज्यादा पसंद आया, किशोर कुमार के बेटे को, और फिर अभिजीत को भी एक और गाना आपका पसंद आया। तो वो गाना एक तो सुनना भी हम चाहते हैं, और वो गाना था और किस तरीके से उनके जो कमेंट्स थे वो भी हम हमारे साथ आप शेयर करें। वो उसमें जो है ना हमारे पास मतलब कि सॉन्ग से तो वो थे सॉन्ग, मतलब उनको मैंने सोशल मीडिया
पे जो है ना अपलोड किया जी। तो एक उन्होंने आई थिंक सुना, उसके बाद उनका मेरे पास मैसेज आ गया। तो उसमें से एक सॉन्ग था हमें तुमसे प्यार है कितना, है भी अच्छा लगा और ऑडियंस ने इसको ज्यादा पसंद किया। जिस तरह ये दो गाने ज्यादा इनको मकबूलियत मिली भारत में भी और यहाँ पे भी। हाँ जी बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा सुनने से भी आई थिंक आया, क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे याद है तो मतलब हमारे तो फैमिली में उनको इन्हीं के सॉन्ग्स वगैरह सब सुनते थे ना, अम्मी अबू वगैरह। तो वो आई थिंक सुन के वो एक चीज़ आई थिंक दिमाग में वो कर गई। तो फिर ये कि मैंने अपना जो मतलब जब मैंने सिंगिंग शुरू की तो मैंने अपना जिस तरह अभी मैंने आपको हमें तुमसे प्यार है सुनाया, तो मैंने उसी टाइम हमें तुमसे प्यार है भी उसके ऑडियो रिकॉर्ड करके थोड़ी बहुत उसको अपनी पिक्चर्स लगा के सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। तो शुरू में तो फीडबैक नहीं आया था इतना अच्छा कोई, तो मैं बहुत सारे लोगों ने आपको ये भी ना कहा था कि आप छोड़ दो, देना आपको चाहती बस की हूँ बात ही कि नहीं यू है। गॉट एन अमेजिंग लेकिन वॉइस। वो बहुत अच्छा सा एक उसका मतलब रास्ता सा मैंने मतलब उसी की सोहा बेस कुछ कहना चाह रही है जी। शाहरुख आपके हवाले से। अच्छा जी, शाहरुख, सोहा। मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। यू गॉट एन अमेजिंग वॉइस और यकीनी तौर पर ये एक खुदा का तोहफा ही है कि आपको इतनी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ दी है, सुर आपके गले में है। और एक जो चीज़ हम ऑन स्क्रीन देखते हैं, जो पब्लिक देखती है, उसको मेंशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली बुलाने के दौरान आप देखते हैं, बात करने के दौरान शाहरुख थोड़ा सा हकलाते हैं, लेकिन जब वो गाते हैं तो क्या अल्लाह का करम है कि कितनी खूबसूरत आवाज़ में वो गा देते हैं कि मतलब एक पॉइंट पे भी आके ना सुर हिला और ना उनकी आवाज़ और ना उनका तरीका। तो क्या ही खूबसूरत बात है। यकीनी तौर पर लोग इसलिए भी आपको बहुत पसंद करते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड ही एक चीज़ है आपके पास। आपका फेवरेट गाना हम सुनना चाहते हैं। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया आपको, लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन आप किसे आइडलाइज करते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं। मेरा फेवरेट सॉन्ग अभी जैसे कि था वही वाला था हमें तुमसे प्यार है कितना, तो वो मैंने आपको सुना भी दिया। बल्कि और भी सॉन्ग्स हैं, लेकिन एक इस सॉन्ग में एक वो है तो मुझे अच्छा लगता है। इसकी फील, इसका जो सुर है वो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा आपने जो बात की कि आगे आपका क्या सबके प्लान था, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे बहुत सारे मुझे शोज पे एक वो कहते हैं ना कि एक वेव आएगी इंशाल्लाह, तो वो आप और देखेंगे वेव आएगी और आपको जिससे प्यार अल्लाह करे वो प्यार आपको मिले और हमें भी इसी तरह प्यार मिलता रहे लोगों की तरफ से। शाहरुख, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। फ्लाक आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से बहुत ज़बरदस्त आवाज़। और इसी के साथ आपसे लेंगे आप इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।